Hello students, today we are going to start next chapter of 11th class physics which is units and measurement। तो आइए स्टूडेंट्स आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हमने अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिन्हें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने कई बार ये सुना होगा कि बताओ ये कितना वेट है, इसमें कितना वेट है, इसका मास कितना है, ये कितना लंबा है, इसकी लेंथ क्या है, या फिर आपको कितना टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये बताते हैं कि आपको चीज़ों को मेज़र करना होगा, आपको चीज़ों को नापना होगा। किसी ने पूछा कि इसकी लेंथ बताओ, तो आप मीटर स्केल लेंगे, उससे लेंथ नाप लेंगे। तो आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ के अंदर। जो मेज़रमेंट होता है डेली लाइफ के अंदर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल इन फिजिक्स विच वी वांट टू एक्वायर फॉर फिजिक्स। हमें फिजिक्स की आगे स्टडी के लिए इस चैप्टर को पार करना ज़रूरी है, इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर है। हमने फिजिक्स के अंदर भी देखा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, नापना पड़ता है उन्हें। जैसे टाइम को नापना पड़ता है, मास को नापना पड़ता है, लेंथ को नापना पड़ता है, किसी का टेम्परेचर नापना पड़ता है जो ये बताता है कि कितनी कोल्ड है या फिर कितनी हॉट ऑब्जेक्ट है। तो फिजिक्स के अंदर भी हमने इस तरह से चीज़ों को देखा और हमने इनके लिए एक टर्म डिसाइड करा, इनका एक नाम डिसाइड करा, जिस नाम को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो पहला टॉपिक हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आइए देखते हैं। First topic is physical quantities. So इसका definition लिखते हैं, the quantities which can be measured directly or indirectly is called physical quantities। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या बनी, जिन चीज़ों को, जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जा सकता है, या तो हम डायरेक्ट मेज़र करें या फिर इनडायरेक्ट मेज़र करें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी रोड रखी है, यहाँ पर आयरन रोड है, इसको नापना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक इंच टेप का यूज़ करेंगे या फिर मीटर स्केल का यूज़ करेंगे और इसको नाप लेंगे। तो आपने ये मेज़रमेंट कैसा करा, डायरेक्ट मेज़रमेंट करा, आपने इंस्ट्रूमेंट लिया और नापना स्टार्ट कर दिया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो आयरन की रोड है, इस आयरन की रोड जिससे मिलकर बनी है वो किससे मिलकर बनी है, आयरन के एटम से। तो आयरन के एटम को नाप के बताओ, तो क्या आप उसी स्केल से या फिर उसी इंच टेप से क्या आयरन के एटम का साइज नाप कर बता सकते हैं स्टूडेंट्स? इसका आंसर है नहीं। तो आयरन के एटम का साइज नापने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है, उन्हें भी हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली नापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। आइए आगे देखते हैं। हमने क्या करा स्टूडेंट्स, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अब देखना स्टार्ट करा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है। तो मेज़रमेंट स्टार्ट हुए, देखा उन्होंने कि किस किस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि लेंथ लंबाई को नापा जा सकता है, मास को नापा जा सकता है, टाइम को मेज़र किया जा सकता है, टेम्परेचर को नापा जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको नापा जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। तो इसके जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, इसके दो टाइप्स देखना है हमें। पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल देखते हैं, किन किन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, मास जिसको नाप सकते हैं हम स्टूडेंट्स,
टाइम को आज नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, इसी तरह से वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम, एरिया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, अगर हम एक चीज़ सपोज करें कि बहुत पुराने टाइम की चीज़ सपोज करें, इतना पुराना टाइम जब आज जितनी टेक्नोलॉजी है ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम यहाँ तक कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, किलोग्राम में नापना, मीटर में नापना, किलोमीटर में नापना, ये सारे वर्ड भी नहीं हुआ करते थे। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की बात करें और वहाँ पर अगर कोई पर्सन हो, उससे अगर हम ये पूछें कि बताओ, कोई पर्सन है भाई साहब, ये पर्सन है, इनसे अगर हम ये पूछें कि बताओ एक एलिफेंट है और एक गोट है, मतलब एक हाथी है और एक कौन है, बकरी है, बताओ इन दोनों में से कौन भारी है, कौन हैवी है। तो बताओ ये पर्सन क्या करेगा, क्या इसको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। तो 100% वो बोलेगा कि भाई साहब एलिफेंट इज़ हैवियर देन गोट, जो हाथी होता है वो बकरी से भारी होता है। तो जब हाथी बकरी से भारी होता है तो ये जब बोलने में उसने क्या करा, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करा। सेंस ऑर्गन जिनकी हेल्प से हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारी जो माइंड है वो माइंड सोच सकता है। तो इस टाइम इस पर्सन ने एलिफेंट इज़ हैवियर देन गॉड कहने में उसने अपनी सोच का यूज़ करा, सेंस का यूज़ करा, और सेंस का यूज़ करते हुए उसने बोल दिया कि ये इससे भारी होता है। तो इस टाइम पर्सन ने जिस तरह की सोच का यूज़ करा उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव थिंकिंग या फिर क्वालिटेटिव वे। इसको क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव वे। क्वालिटेटिव एक वर्ड है जिसे आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्सन ने इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करने में किसी तरह का मेजरमेंट का यूज़ नहीं किया, अपने सेंस का यूज़ करा है, और सेंस का यूज़ करते हुए डायरेक्ट बोल दिया कि ये इससे हैवियर होता है। तो इस टाइम इसने जो तरीका अपनाया उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव वे, क्वालिटेटिव वाला रास्ता। ओके, अब अगर इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब अब ये बताइए, हाउ मेनी टाइम्स एलिफेंट इज हेवियर देन गोट। बताओ, अब आंसर दो। बताओ कि हाथी जो होता है वो बकरी से कितने गुना ज़्यादा भारी है। क्या अब ये पर्सन अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हुए बता सकता है कि हाथी बकरी से कितने गुना भारी है? जब हम बोलते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, तब हम दोनों चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा डायरेक्टली। हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? तो ध्यान से देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप पहले हाथी के मास को नापें, हाथी कितना भारी है ये नापें, गोट कितनी भारी है ये नापें, गोट का कितना मास है ये नापें, फिर दोनों के मास को कंपेयर करें। तो जो कंपैरिजन किया जाएगा उससे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बट उसके पास दोनों को नापने के लिए कोई बेस नहीं है। उस टाइम ये नहीं था कि विंग मशीन है, उसके ऊपर दोनों को रख दिया और किलोग्राम में नाप लिया, है ना। तो इसने क्या सोचा है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब दोनों चीज़ों के मास को नापना पड़ेगा। अच्छा, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा, बट मेजरमेंट करने के लिए ये बेस में क्या रखेगा? हाथी के वजन को किससे तुलना करके नापेगा? गोट के वजन को किससे तुलना करके नापेगा? तो
तो उसने सोचा कि भाई साहब अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा 100%, मगर मेजरमेंट करने के लिए बेस में क्या रखें, किससे तुलना करें, हाथी का वजन इतना और गोट का वजन इतना, और फिर दोनों के आपस में कंपैरिजन करें। तो इस पर्सन ने क्या करा, एक दिमाग लगाया। दिमाग में क्या लगाया, क्यों ना इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टोन, जो पत्थर होते हैं, पत्थरों का यूज़ किया जाए। तो ये गया भाई साहब, जंगल में गया, जंगल में एक पहाड़ी देखी, चट्टान देखी, वहाँ से इसने छोटे छोटे एक जैसे पत्थरों को काटना स्टार्ट करा। एक जैसे सारे आइडेंटिकल पत्थर काटे। आइडेंटिकल मतलब जो एक जैसे थे, बहुत सारे पत्थर एक जैसे उठा के लाया। फिर इसने क्या करा होगा, तो यहाँ पर देखिए इसने वही रास्ता अपनाया, एक बैलेंस बनाया इस टाइप का, कुछ जुगाड़ लगाया होगा, इस टाइप का बैलेंस बनाया इसने। ठीक है, इस टाइप का जुगाड़ बनाया उसने। तो यहां पर एक साइड तो उसने रखा एलिफेंट को, एक साइड रखा एलिफेंट को इसने, ओके, और दूसरे साइड क्या करा, अब इसने सोचना स्टार्ट करा, एक काम करते हैं, एक साइड तो एलिफेंट को खड़ा करते हैं और दूसरे साइड क्या अपन करते हैं, ये जो हमने छोटे छोटे एक जैसे पत्थर बनाए, स्टोन बनाए, इन स्टोन को रखना स्टार्ट करते हैं। तो उसने बेस में क्या लिया, एलिफेंट के वजन को तो नापना था, मगर एलिफेंट के वजन को किससे नापा जाए, उस टाइम पता नहीं था कि किलोग्राम जैसी चीज़ होती। ये तो 1770 के आसपास किलोग्राम वर्ड का पहली बार यूज़ किया गया, उसके बहुत पुरानी बात है। तो ये छोटे छोटे स्टोन लाया, इसने एक के बाद एक रखना स्टार्ट करा इसके ऊपर। जैसे जैसे रखता गया, हाथी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता गया। एक टाइम आया कि जब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तब उसने ये सोचा कि हाथी के वजन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये पत्थर का वजन, मतलब दोनों का जो मास होगा, दोनों का मास क्या होगा, बराबर होगा। और इस टाइम इसने जितने पत्थर रखे उनकी गिनती कर ली। तो इस टाइम मानो इसने पत्थर रखे 100 स्टोन। कितने स्टोन, 100 स्टोन, ओके। तो उसने क्या कहा कि एलिफेंट का मास कितना है, एलिफेंट का वजन कितना है, 100 स्टोन। कितना स्टोन, 100 स्टोन। स्टोन क्यों, क्योंकि वो स्टोन से तुलना कर रहा था। जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपको पता नहीं होता, बट आप चीज़ों की तुलना कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो। तो 100 स्टोन, इसका मतलब ये निकला कि एलिफेंट, हाथी का वजन एक स्टोन के वजन का 100 गुना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से उसने क्या करा, अब बकरी को भी नापा जाए। बकरी को भी भाई साहब इसी तरह से खड़ा किया, यहाँ पर एक साइड बकरी रखी, दूसरे साइड वही प्रोग्राम, स्टोन रखना स्टार्ट करें। अपनी बकरी छोटी सी थी, ठीक है, ये छोटी सी बकरी, ठीक है, गोट, और इस तरह से वापस इसने स्टोन रखना स्टार्ट करें। कुछ स्टोन में काम हो गया। मान लेते हैं कितने स्टोन लगे होंगे बकरी को बैलेंस करने के लिए, 10 स्टोन लगे होंगे। तो उसने कहा कि अच्छा, गोट का वजन कितना, 10 स्टोन, एलिफेंट का वजन कितना, 100 स्टोन। अब दोनों का उसने क्या कर चुका था स्टूडेंट्स, दोनों का क्या कर लिया था उसने, मेजरमेंट ले लिया था। बट मेजरमेंट के लिए उसको कुछ बेस में रखना था, मतलब जिससे तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए क्या रखा, बेस में क्या रखा उसने, स्टोन का यूज़ करा। किसका यूज़ करा, स्टोन का। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अब दे सकता है क्या। एलिफेंट का वजन 100 स्टोन, गोट का वजन 10 स्टोन। बताइए एलिफेंट गोट से कितने गुना भारी होगा, 100 में 10 का डिवाइड लगा दें तो आंसर कितना आएगा, 10। मतलब एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर देन गोट। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया भाई साहब, कितने गुना होता है, 10 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए उसने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को विकसित करा। पहला, मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट करने के लिए बेस चाहिए, किससे तुलना की जाए। यहाँ पर किससे तुलना की गई, स्टोन से तुलना की गई। तो बेस लिया, और ये जो जिसको हम बेस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इस बेस को बेस ना कहते हुए इसको जो एक्चुअल वर्ड है उसको यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है यूनिट। क्या कहा जाता है, यूनिट। इसका मतलब है 100 स्टोन में जो आपने स्टोन लिया है ये है आपकी यूनिट। क्या है ये, आपकी यूनिट। आप इससे तुलना करके हाथी का वजन बता रहे हो, तो जिससे तुलना की जाती है उसको कहा जाता है यूनिट। अगर बाय चांस उस टाइम किलोग्राम होता, तो अगर बाय चांस यहाँ पर आता 100 किलोग्राम, तो किलोग्राम आपका क्या होता, यूनिट होता। 100 क्या है, 100 एक न्यूमरिकल वैल्यू है। 100 क्या है, न्यूमरिकल वैल्यू है कि एक यूनिट का कितने गुना होगा, है ना। एक यूनिट का 100 गुना है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और
ये 100 स्टोन है क्या? एलिफेंट का मास। एलिफेंट का क्या है ये? मास। मास ऑफ एलिफेंट। तो हमने यहाँ पर क्या पता लगाया? मास क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स। यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी किसको करने के लिए? मेज़रमेंट करने के लिए। तो हमने इस तरह से इस चैप्टर का नाम समझा, यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको क्या करना है? मेज़रमेंट करना है। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू केवल ये बताने का ट्राई कर रहे थे कि यूनिट्स एंड मेज़रमेंट कितना ज़रूरी है, किस चीज़ को यूनिट्स बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि 10 मीटर, किसी चीज़ की लंबाई बोलते हैं 10 मीटर है, तो मीटर क्या होता है? यूनिट होती है। और 10 क्या होता है? 1 मीटर का 10 गुना, उसको बोलते हैं 10। एक क्या है वहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए आपको क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स होगी तभी आप क्या कर पाओगे? मेज़रमेंट कर पाओगे। और मेज़रमेंट होंगे तभी आप किसी क्वेश्चन का क्या कर पाओगे? आंसर दे पाओगे। तो हमने ये पूरा बेस समझा। ये बेस आपका इस चैप्टर को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उन चीज़ों को क्लियर करता है कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेज़रमेंट क्या होते हैं। मेज़रमेंट करना है तो यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिना यूनिट्स के कोई मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आगे देखते हैं, हम इन चीज़ों को आगे एनालाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो ये सारा यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक देख लेते हैं। जब उसको ये बताना था कौन भारी है, तो उसने कौन सा रास्ता चुना? क्वालिटेटिव वे। कौन सा? क्वालिटेटिव वे। जब उसको इस क्वेश्चन का आंसर देना था, अब उसको मेजरमेंट करना था, तो अब इसने कौन सा रास्ता चुना? इस रास्ते को कहते हैं क्वांटिटेटिव वे। क्वांटिटेटिव वे, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। एक में क्वालिटी के बारे में चर्चा की जाती है, सेंस का यूज़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, और दूसरे के अंदर क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। तो दो वर्ड होंगे, आपको याद रखना चाहिए। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है वो क्या होता है। इसको रफ करते हैं और आगे समझते हैं हम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसका बेस है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिख ली, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो अब क्या करा हमारे साइंटिस्ट ने, देखा कितनी चीज़ों को मेज़र किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में बांटा। तो पहला पार्ट लिखा गया है यहाँ पर, पहला पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो पार्ट किए गए। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर, दूसरा होता है पार्ट, इसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये दोनों वर्ड क्या है फंडामेंटल, क्या है डिराइव्ड। तो जब चीज़ों को देखा गया कि किन किन चीज़ों को नापा जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिली। लेंथ को नापा जा सकता है, लेंथ से एरिया नापा जा सकता है, एरिया से वॉल्यूम नापा जा सकता है। जब मास पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो डेंसिटी निकाली जा सकती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई जिनको मेज़र किया जा सकता था। बट उन्होंने क्या करा, क्यों ना इनको दो पार्ट में बांट लिया जाए। कुछ को कहा जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होगी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे इसका एग्जांपल देखें यहाँ पर, लेंथ। अगर मैंने किसी चीज़ की लेंथ नापी तो क्या मैं एरिया बता सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अगर वह स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। अगर वो क्यूब होगा तो उसका वॉल्यूम भी बता सकता हूँ। वॉल्यूम बराबर कितना होगा? लेंथ का क्यूब, लेंथ की पावर 3। इसका मतलब लेंथ पता होने पर एरिया और वॉल्यूम को आसानी से निकाला जा सकता है। एरिया और वॉल्यूम को मेज़र करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगी इन दोनों को मेज़र करने की। आप तो क्या मेज़र कर लो, केवल लेंथ नाप लो। आप लेंथ नाप लोगे तो एरिया और वॉल्यूम का काम हो जाएगा। अगर आपने मास निकाल लिया किसी ऑब्जेक्ट का, कि हमें तो भाई साहब मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो मैं डेंसिटी भी निकाल सकता हूँ। डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? मास बाय वॉल्यूम।
इसका मतलब डेंसिटी को एक्स्ट्रा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने मास पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ पता है, मास और लेंथ पता होने पर डेंसिटी भी निकाली जा सकती है। तो इन्होंने दो तरह की क्वांटिटीज़ बनाई। पहली को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मास और लेंथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं कि आपको मास पता है तो आप लेंथ बता सकते हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। या फिर लेंथ पता है तो मास बता सकते हो। तो लेंथ, मास, टाइम ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। बट हाँ, एरिया और लेंथ डिपेंड करता है। तो एरिया को लेंथ के थ्रू निकाला जा सकता है, वॉल्यूम को लेंथ के थ्रू निकाला जा सकता है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम दूसरी बहुत सारी क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं। तो इधर वाली क्वांटिटीज़ को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती और इनकी हेल्प से दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाया जा सकता है। इधर वाली क्वांटिटीज़ को कहा गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़, क्योंकि ये डिराइव हुई है। किससे डिराइव हुई है? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हुई है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसकी डेफिनेशन। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़? द फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन लिखते हैं, the physical quantities which are independent to each other, जो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होती है, डिपेंड नहीं करती। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू each अदर, एंड पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मास, लेंथ, टाइम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी expressed in terms of fundamental quantities। आइए इसका मतलब समझते हैं। केवल दो पॉइंट याद रखना है आपको। पहला पॉइंट, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दूसरा, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से आप दूसरी क्वांटिटीज़ को बना सकें या एक्सप्रेस कर पाएँ। तो हमने क्या लिखा? ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे एरिया था, वॉल्यूम था, डेंसिटी था। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में निकाला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। याद रखिए स्टूडेंट्स, कितनी क्वांटिटीज़ होती है फंडामेंटल? 7 क्वांटिटीज़ होती है जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है? 7, उनको निकालते हैं हम। 7 नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं? पहला, लेंथ। लेंथ क्या है आपका? फंडामेंटल। दूसरा, मास। तीसरा, टाइम। ये तीनों क्या होते हैं? फंडामेंटल। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या आपको लेंथ पता है तो आप टाइम बता सकते हो, मास बता सकते हो? नहीं, इंडिपेंडेंट है। लेंथ, मास, टाइम। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बताता है कि कोई सी बॉडी, कोई सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा। ओके, टेम्परेचर। चौथा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये इनके टर्म्स में डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये एक अलग क्वांटिटीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी बल्ब से कितना उजाला निकल रहा है, कितनी लाइट इमिट हो रही है, उसको नापने के लिए इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ, क्वांटिटी ऑफ मैटर
जो मैटर होता है, जो मटेरियल होता है, उसकी क्वांटिटी को नापने के लिए भी जो नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी को नापने के लिए भी हम एक यूनिट को यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। 7 क्वांटिटीज। तो देखिए क्या क्या देखा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, quantity of matter, and the next one quantity is तो हमने 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखा। ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिनको फंडामेंटल कहा गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होगी, जिन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव किया जाता है। जैसे एरिया निकालना है तो लेंथ चाहिए, अगर लेंथ पता होगा तो एरिया पता होगा। लेंथ कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल। एरिया कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ which can be derived from, जिनको कहाँ से बनाया जा सकता है, derived from fundamental quantities, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो होती है, इनको छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज़ है वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रीथ भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है। एक को ऐसे नापा जाए, एक को ऐसे नापा जाए, तो नापने का तरीका जो है वो तो लेंथ ही नाप रहे हैं ना आप। तो एरिया बराबर कितना होगा, लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ की पावर 2, लेंथ स्क्वायर। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव। अगर लेंथ पता होगा तो एरिया निकल जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम देख लूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट, लेंथ की पावर 3। या फिर इसको इस तरह से देखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट भी क्या एक तरह से लेंथ है, ब्रेथ भी क्या एक तरह से लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ की पावर 3। अगर लेंथ पता होगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉट, वॉल्यूम। मास एक फंडामेंटल है और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, लेंथ की पावर 3। इसका मतलब अगर मास और लेंथ पता हो, जो दोनों फंडामेंटल हैं, तो आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, बना सकते हो किसको, डेंसिटी को। तो इनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आइए इस चीज़ों को समराइज़ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट तरीका हो या इनडायरेक्ट तरीका हो। 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती और इनकी हेल्प से सारी दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव किया जा सकता है। 7 टाइप्स की होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। याद रखना है आपको। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव किया जा सकता है। सारी इनको छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज़ है वो कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमने ये तो लिख लिया था 7 टाइप्स की। 2 more सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए स्टूडेंट्स, 7 तरह की तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ और होती है जो फंडामेंटल में आती है, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे आपको एंगल नापना है तो एंगल नापने के लिए आप रेडियन का यूज़ करेंगे। तो एंगल जो है, जैसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल,
आपका जो प्लेन एंगल होगा, दो लाइन एक दूसरे से कितनी झुकी हुई है, वो जो एंगल है उस एंगल को नापने के लिए इन प्लेन एंगल को कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, इनका यूज़ होता है फिजिक्स में। और एक होता है सॉलिड एंगल, इसे भी हम पढ़ेंगे आगे, सॉलिड एंगल। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ और होती है जिन्हें आप फंडामेंटल में लिखिएगा, इनको नाम दीजिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, और 7 टाइप्स की फंडामेंटल। इसके बाद में हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने अभी तक देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उनके टाइप्स। अब हम देखते हैं जब पुराने टाइम की बात है, लोगों ने अपने अपने यूनिट से डिसाइड कर रखे थे। एक गांव के अंदर वज़न तोलने के लिए छोटा पत्थर यूज़ कर देते थे, उस पूरे गांव में वही पत्थर चलता था। दूसरे गांव के अंदर थोड़ा बड़ा पत्थर यूज़ करते थे। तो जब एक गांव के व्यापारी दूसरे गांव में जाते थे तो हो सकता है उनको घाटा हो या फिर मुनाफा हो। ओके, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने लेंथ को नापने के लिए क्या करा, एक पूरे हाथ को यहाँ से लेकर तो जो मिडिल फिंगर के टिप तक, यहाँ से यहाँ तक की, इसको कुछ कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम कुछ मानेंगे, आज से कुछ नाम दे दिया, और इसी के हिसाब से कपड़ा बेचने लगे। हो सकता है कि हर पर्सन का जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ अलग अलग होती है। तो एक पर्सन बेचेगा तो हो सकता है मुनाफा हो, दूसरा पर्सन बेचेगा तो हो सकता है घाटा हो। छोटा व्यक्ति बेचेगा तो उसकी लंबाई कम होगी, तो कम कपड़ा ज़्यादा भाव में बेचेगा। इसी तरह से बड़ा पर्सन बेचेगा तो हो सकता है उसको मुनाफा हो। तो इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगी थी, और पुराने टाइम में लोगों ने एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग चीज़ें बना रखी थी। अगर छोटी चीज़ों जो कीमती नहीं होती थी उनको बेचने के लिए पत्थर डिसाइड कर रखे थे। जो महंगी चीज़ें होती थी उनको बेचने के लिए ग्रेन्स को डिसाइड कर रखा था। जो अनाज होते हैं, अनाज के दानों से वो मेज़र करते थे बैलेंस पर। तो इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए क्या किया, हर देश ने अपना अलग अलग एक सिस्टम बनाया। इसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स का सिस्टम बनाया। तो एक जगह क्या सिस्टम यूज होता था, CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम, CGS। अब CGS का फुल फॉर्म क्या है, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, एंड S मीन्स सेकेंड। इसका मतलब एक देश के अंदर लोग लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, मास को ग्राम में नापते थे, और टाइम को सेकंड में नापते थे। तो इस CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा सिस्टम होता है FPS सिस्टम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुट, लेंथ को नापने के लिए फुट का यूज़ करेंगे जो आज भी पॉपुलर है, मास को नापने के लिए पाउंड यूज़ करेंगे, और टाइम को नापने के लिए सेकंड यूज़ करेंगे। ये उन्होंने फंडामेंटल चीज़ें डिसाइड कर रखी थी। तो इसका फुल फॉर्म फुट, पाउंड, सेकंड। इस सिस्टम को कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आज भी कई बार ये यूनिट्स चलती है। तीसरा एंड मोर पॉपुलर जो सिस्टम आया उसे कहा गया MKS सिस्टम, जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें लेंथ को नापने के लिए मीटर का यूज़ किया, मास को नापने के लिए किलोग्राम का यूज़ किया, और टाइम को नापने के लिए सेकंड का यूज़ किया। तो इसका फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसे कहा जाता है मेट्रिक सिस्टम। क्या कहा जाता है, मेट्रिक सिस्टम। तो ये जो तीनों सिस्टम थे, इन तीनों सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहला जो CGS सिस्टम था उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये चीज़ों को नापने के लिए इनकन्वीनियंट यूनिट है। इनकन्वीनियंट का मतलब है बहुत छोटी यूनिट है। अगर हमें कुछ बड़ा नापना है तो सेंटीमीटर में नापेंगे तो बहुत सारे जीरो हो सकते लग जाए, ग्राम में नापेंगे तो भी प्रॉब्लम है। मतलब ये यूनिट्स बहुत छोटी यूनिट्स थी, इसलिए CGS सिस्टम को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। इसके बावजूद भी आज बहुत सारी बुक्स के अंदर CGS सिस्टम चलता है। FPS सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, इसमें फुट, पाउंड, सेकेंड, इसका जो यूनिट्स कन्वर्जन था वो बहुत गलत था। यूनिट कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे एक पाउंड, अगर मुझे एक पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये किलोग्राम होगा 0.454 किलोग्राम। तो ये जो यूनिट का कन्वर्जन है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना, तो आपको इस टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि टर्म थोड़ी सी अजीब से दिखती है टर्म। तो इसके अंदर जो कन्वर्जन, जो मल्टीपल थे, इनको कहा गया मल्टीपल। तो ये जो मल्टीपल थे बेहद अजीब थे। फुट के लिए, फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मल्टीपल आएगा, कन्वर्ट करने में आसानी नहीं होगी, इसलिए इस सिस्टम को भी यूज़ नहीं किया गया। MKS सिस्टम बहुत पॉपुलर था। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सारी चीज़ों को मीटर, ठीक है, अच्छी बड़ी यूनिट होती है जिसको नॉर्मली मेज़र कर सकते हैं, किलोग्राम एंड सेकंड। इस MKS सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए,
कुछ सुधार किए गए और बाद में इस सुधार को, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 चीज़ों की चर्चा की गई। हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर तो केवल लेंथ, मास और टाइम की चर्चा की गई, तो बाकी जो बची हुई 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो इसके लिए इसी सिस्टम के अंदर 3 को तो लिया गया, 4 जो बची हुई क्वांटिटीज़ है उनको भी जोड़ा गया और एक नया सिस्टम बनाया जिसे कहा गया SI सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, आप नॉर्मल याद रखें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, 1971 में एक संस्था है जिसका नाम होता है CGPM। इसका फुल फॉर्म याद रखें, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। एक संस्था है 1971 में CGPM, जिसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि सारे देश के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, दूसरे फुट में नाप रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के समझ में नहीं आता कि फुट क्या है, एक बोलता सेकंड सेंटीमीटर क्या है। तो इन्होंने क्या करा, 1971 में एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया गया CGPM। इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको क्या गई मान्यता कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे विश्व के जो जितने भी देश हैं सारे देश मिलकर नापें, और अब से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनको हम इसी सिस्टम के अंदर नापना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स दी गई। तो देखते हैं उनकी यूनिट्स क्या क्या होती है। तो पहले यहां पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उसका यूनिट, उसके लिए क्या यूनिट डिसाइड किया गया, फिर उसका सिंबल, उसके लिए क्या सिंबल यूज़ किया गया। तो देखते हैं, पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिया गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी, पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी हमारी लेंथ। तो स्टूडेंट्स, लेंथ को मेज़र किया गया, लेंथ के लिए जो यूनिट बनाई गई उस यूनिट का नाम था मीटर, और मीटर का सिंबल यूज करा गया स्मॉल m। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है, मास। मास के लिए जो यूनिट बनाया गया, मास को नापा गया किलोग्राम में, जैसा कि MKS में होता था, किलोग्राम, और इसके लिए जो सिंबल बनाया गया उसको लिखा गया kg। तीसरा यूनिट क्या था, तीसरा यूनिट था टाइम। टाइम के लिए जो सिंबल, टाइम के लिए जो यूनिट डिसाइड किया गया उसको कहा गया सेकेंड, जो MKS का एज इट इज़ लिया गया है, और सेकेंड के लिए स्मॉल s का यूज़ किया गया। यह सिंबल है जिनका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद में चौथा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो टेम्परेचर नापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया गया उसको कहा गया केल्विन। केल्विन, इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया गया उसे लिखा गया कैपिटल K। ध्यान रखें यहाँ पर कैपिटल K यूज़ करें, क्योंकि जो सिंबल, जो यूनिट्स का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, जैसे केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया, तो उनके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल यूज़ करते हैं, ये बाकी सब स्मॉल हैं। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया गया उस यूनिट को कहते हैं हम एम्पियर। आपने सारे यूनिट्स कहीं ना कहीं सुने होंगे एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, तो इनके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे उसे ए, और कौन सा यूज़, कैपिटल ए। तो ध्यान रखें यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर कैपिटल है, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर हैं। सिक्स्थ, इसको कहा गया लुमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? किसी बल्ब में से कितना लाइट निकल रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी को पता करना है, तो उसके लिए यूनिट यूज़ किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट यूज़ किया गया कैंडेला। इसे क्या कहा गया? कैंडेला। कैंडेला के अंदर हम लुमिनस इंटेंसिटी को, ये लाइट को मेज़र करते हैं। इसके लिए सिंबल यूज़ किया गया CD, स्मॉल c एंड d। सेवंथ, जो सेवंथ था लास्ट, उसको कहा गया क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, या फिर जो केमिस्ट्री के अंदर आप जिस चीज़ को इनकाउंटर करेंगे, मैटर को नापने के लिए, मैटर की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया गया उसे कहा जाता है मोल, MOLE, और इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है स्मॉल MOL। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी, इनके यूनिट्स देखें, इनके सिंबल देखें। अब हमने कहा था कि 2 क्वांटिटीज़ और बची हैं जिनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो देख लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, इसी के नीचे लिखिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो 2 क्वांटिटीज़ हैं, उन दोनों क्वांटिटीज़ का नाम जो यहाँ पर 1, पहला था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को नापा गया, प्लेन एंगल को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया गया उस यूनिट को कहा जाता है रेडियन। क्या कहा जाता है? रेडियन। सॉलिड एंगल को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है स्टेरेडियन। अभी आप याद रखें, फिर इन चीज़ों को हम समझेंगे। और इनके लिए जिस सिंबल का यूज़ किया गया, रेडियन के लिए RAD और स्टेरेडियन के लिए SR स्मॉल। ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी आप याद रखें। तो इस तरह से हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ देखा, इनका ये लिए यूनिट्स देखा, इनके लिए सिंबल देखा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें याद रखना है आपको। पहली चीज़, सारे वर्ड, सारे जो सिंबल होंगे वो स्मॉल होंगे, केवल उन चीज़ों को जोड़कर जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर कौन कौन है? एक तो एम्पियर और एक केल्विन का A और कैपिटल के, इन दोनों को कैपिटल में यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है हमें, जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं तो यूनिट्स के बाद में हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर, किसी चीज़ को नापा, मैंने लिखा 10 मीटर, तो मीटर के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, केवल लिखेंगे 10 m मतलब हो जाएगा पूरा मीटर। इसी तरह से जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखते हैं तो सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 किलोग्राम तो लिख दिया हमने 10 किलोग्राम्स, नहीं, आप केवल किलोग्राम लिखें। तो 3 पॉइंट्स याद रखना है, जो साइंटिस्ट के नाम पर है उनको कैपिटल में लिखेंगे, फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ओके, तो हमने आज पूरा बेसिक पढ़ा।